ये होगा करंट इनटू लेंथ। इसे अगर वेक्टर की तरह हम ट्रीट करें, अर्थात एक कंडक्टर में जितना करंट का फ्लो हो रहा है, जिस कंडक्टर पे फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जितना करंट फ्लो कर रहा है, ये आई नहीं I2 है, चलिए बाद में मैं लिखूंगा इसे I2। तो जितना करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर से इनटू उसका जो लेंथ है, इसे एज वेक्टर ट्रीट करें। इसका डायरेक्शन क्या होगा फिर? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन में। सो ये वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, यहां तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वो B है, हर जगह पे B है। सो IL एज वेक्टर क्रॉस B, ये हमें बताता है कि उस रीजन में या फिर उस कंडक्टर में जो फोर्स अप्लाई होगा वो। यहां पर देखें करंट I नहीं है, करंट I2 है। हम I1 क्यों नहीं कंसीडर कर रहे, I2 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स हम पता लगाते हैं जिस कंडक्टर पे फोर्स लगा उस कंडक्टर पे फ्लो किया हुआ करंट इनटू उस कंडक्टर का लेंथ जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनटू वो मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि वो कंडक्टर रखा हुआ है। तो ये जो करंट होगा, ये करंट I नहीं I2 होगा। इस इक्वेशन के डेरिवेशन पे मैं बात नहीं करूंगा। जिस वीडियो में हमने इसे डिराइव किया था उस वीडियो को मैं सजेस्टेड वीडियोस में डाल रहा हूं। अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। तो फिर ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा, दो वेक्टर्स का चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम कह सकते हैं ये होगा पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। अब ये थीटा क्या होगा? ये थीटा है एंगल बिटवीन IL वेक्टर एंड वेक्टर B। अब देखिए IL जो वेक्टर है, यहां मुझे IL नहीं I2L कहना चाहिए। सो I2L वेक्टर एंड वेक्टर B। तो I2L वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ये उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा I2 के ही डायरेक्शन में। तो I2 का डायरेक्शन किधर है? I2 का डायरेक्शन इधर है। और B का डायरेक्शन किधर है? B का डायरेक्शन Z एक्सिस की तरफ है, I2 का डायरेक्शन Y एक्सिस की तरफ है और B का डायरेक्शन Z एक्सिस की तरफ है। दोनों के बीच का जो एंगल है यही एंगल है थीटा, और ये इस फिगर में क्लियर है कि ये 90 डिग्री है। तो फिर ये साइन ऑफ थीटा ये बन गया साइन ऑफ 90 डिग्री, जो कि होगा 1 के बराबर। सो हम कह सकते हैं ये बराबर है I2L इंटू B के। तो ये हो गया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि इस पूरे वायर पे लगेगा। अब देखिए यहां पर ये जो टर्म है L, जो कि है इस कंडक्टर का लेंथ, इस दूसरे कंडक्टर का लेंथ, और हमने मान लिया है इसे इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, भले ही ये प्रैक्टिकली इन्फिनिटली लॉन्ग ना हो, लेकिन फिर भी चूंकि हमने इसे इन्फिनिटली लॉन्ग माना है तो इसका लेंथ हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर हम लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हम मेजर नहीं करेंगे लेंथ को, हमें पता ही नहीं लेंथ कितना है, तो फिर फोर्स हम कैसे पता लगाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड? तो इस तरह के केसेस में अगर लेंथ को हम मेजर ना करें तो फिर ये जो फोर्स है इसे हम पता नहीं लगा सकते हैं, पर इससे रिलेटेड एक चीज हम पता लगा सकते हैं, वो है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ अर्थात इस पूरे कंडक्टर पे लगा हुआ टोटल फोर्स जो कि है ये F, डिवाइडेड बाय उस कंडक्टर का लेंथ जो कि है L। अब ये अगर इसके बराबर हो तो F डिवाइडेड बाय L ये बराबर होगा I2B के। अब इससे आगे हम कहेंगे चूंकि B इस वैल्यू के बराबर है तो ये बराबर हो गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई, B का वैल्यू मैं लिख रहा हूं, इंटू 2 इंटू I1
I1 डिवाइडेड बाई D इंटू I2। सो मैं यही न्यूमरेटर में लिख देता हूं इंटू I2। सो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स अगर हो, एक में अगर करंट फ्लो करे I1 और दूसरे में अगर करंट फ्लो करे I2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर D हो, और हर जगह पे ये डिस्टेंस D ही होगा क्योंकि कहा गया पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स है ये, तो पैरेलल अगर है ये दोनों, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होगा और वो D के बराबर है। सो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैग्नीट्यूड। तो ये तो था फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। फोर्स नहीं था, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ था। इसी तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी होगा इसी एक्सप्रेशन के बराबर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। इस केस में हमने माना कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है B डैश। ये क्यों बन रहा है? ये सेकंड कंडक्टर पे जो फ्लो कर रहा है करंट, उसके कारण बन रहा है। और ये जो पहला कंडक्टर है, चूंकि ये इस B डैश मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा। आप यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं कि वो फोर्स जो है उसका डायरेक्शन होगा ये। तो हमने माना इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये है F डैश। तो सबसे पहले हम पता लगाएंगे B डैश। तो यहाँ जो B डैश होगा ये किसके कारण हो रहा है? B डैश एग्जिस्ट कर रहा है सेकंड कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है करंट, उसके कारण। तो इसी इक्वेशन से देख ले कि हम कहेंगे B डैश का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू करंट। कौन सा करंट रेस्पॉन्सिबल है इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए? ये करंट I2 रेस्पॉन्सिबल है, दूसरा कंडक्टर रेस्पॉन्सिबल है। सो I2 डिवाइडेड बाय D, डिस्टेंस तो वही होगा D। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अब हम पता लगाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पहले कंडक्टर में लगा हुआ फोर्स, जिसे हमने F डैश माना है, वो होगा I1L डैश। हमने माना ये जो पहला कंडक्टर है इसका लेंथ है L डैश। सो I1L डैश इंटू B डैश, ये हो गया टोटल फोर्स इस कंडक्टर में अप्लाई हुआ, पहले कंडक्टर में अप्लाई हुआ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इस केस में जो होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये पहले कंडक्टर पे, और ये था फोर्स पर यूनिट लेंथ दूसरे कंडक्टर पे। तो इस पहले कंडक्टर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा उसे हम कह सकते हैं टोटल फोर्स अप्लाइड ऑन द कंडक्टर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। और इसके लेंथ को हमने कितना माना था? L डैश माना था। तो ये बराबर हो जाएगा I1 B डैश के। अब B डैश का वैल्यू ये, इसे अगर आप पुट करें तो आप पाएंगे ये बराबर है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय D। ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली इक्वल। The math question are too hard. Hey, remember that I told you to use this app called Snapshot? It has video tutorials to any math. अब इससे आगे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर में करंट का फ्लो y एक्सिस के डायरेक्शन में हो और दूसरे में अगर नेगेटिव y एक्सिस के डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो, अर्थात दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा। लेकिन आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लीजिएगा कि इन दोनों पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो एक दूसरे पे रेपल्सिव फोर्स होगा।